देखिए गेज आपके जो हैं, मैंने आपको बताया था दो तरह के होते थे, है ना। एक आपका होता था गो गेज, एक आपका होता था नो गो गेज। ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि गो गेज की कंडीशन क्या है। तो देखिए गो गेज की कंडीशन क्या होती थी। गो गेज, इसकी कंडीशन क्या होती थी। आपका जो होल का साइज था, जो आपका होल का साइज था वो आपका लार्ज होता था शाफ्ट से। जो आपका होल का साइज था वो आपका लार्ज होता था शाफ्ट से। यानी कि कुछ इस तरह की फिगर बन के आता था। अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको, कुछ इस तरह का ड्रॉ होके आता था। ये आपका होल होता था और ये आपका शाफ्ट होता था। तो आपकी गो वेज की कंडीशन आपकी ये होती थी कि होल का साइज आपका बड़ा होता था शाफ्ट के साइज से। ये तो हो गया आपका एक पॉइंट, एक कंडीशन हो गई गो वेज की। नेक्स्ट कंडीशन गो वेज की क्या होती थी। जो आपका होल का साइज था वो बराबर होता था शाफ्ट के साइज से। यानी कि कुछ इस तरह से रहता था दोनों का। ये आपका, ठीक है। तो आपका ये जो है हो जाता था, ठीक है ना। तो ये आपके गो गेज की कंडीशंस होती थी। ये आपकी गो गेज की कंडीशंस होती थी। जो आपकी फर्स्ट कंडीशन थी वो आपकी क्या थी, होल का साइज बड़ा होता था शाफ्ट के साइज से। होल का साइज बड़ा होता था शाफ्ट के साइज से। और सेकंड कंडीशन क्या थी, होल का साइज इक्वल होता था शाफ्ट के साइज से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कंडीशन फॉर गो गेज। तो आप देख लोगे गो गेज की कंडीशन इन दोनों में से कौन सा दे रखा है, तो आप टिक कर दोगे। अब देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा था आपका, डायमीटर ऑफ द होल इज ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। ठीक है। और ये आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, है ना। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरी कंडीशन देखोगे आप, डायमीटर ऑफ ये नन का तो आपका क्रॉस हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या, डायमीटर ऑफ द होल इज लेस देन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये भी गलत हो गया। डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये हो गया आपका गो गेज। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, तो इसको याद रखिएगा अच्छे से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8। ये कह रहा है कि कंडीशन फॉर नो गो गेज क्या होगी। तो अब देखिए, आपको अगर गो गेज की कंडीशन याद है तो आप नो गो गेज की अपने आप ही जो है खुद ही निकाल लोगे। ठीक है। अब देखिए गो की कंडीशन क्या होती थी, गो की जो कंडीशन होती थी वो क्या होती थी, होल का साइज लार्ज होता था शाफ्ट के साइज से। ठीक है। अब हमसे नो की पूछ रहा है, नो गो गेज की कंडीशन पूछ रहा है। इसका हम उल्टा कर देंगे, इसका इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाफ्ट का साइज बड़ा हो जाएगा होल से। ठीक है। ये आपकी कंडीशन हो गई नो गो गेज की। ठीक है। शाफ्ट का साइज बड़ा हो जाएगा होल के साइज से। तो हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा दिखा रहा है इसमें। पहला ऑप्शन देखेंगे, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द होल। बिल्कुल सही बात, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा देखेंगे, डायमीटर ऑफ द होल ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। ये आपकी गो की कंडीशन है, अभी आपने ये पढ़ी है। नेक्स्ट देखेंगे, डायमीटर ऑफ द होल इज लेस देन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। अब देखिए जो नो गो गेज की कंडीशंस है वो क्या है, शाफ्ट बड़ा है होल से।
तो अब देखिए इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, होल का साइज जो है वो स्मॉल है शाफ्ट के साइज से। ठीक है, ये दोनों एक ही बात कहना चाह रहा है बट अलग अलग फॉर्म में है, वही ऑप्शन में दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द होल इज लेस देन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसकी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशंस आप याद रखोगे तो आप को किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले आप कर ले जाओगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशंस प्रोवाइड कराते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, तो वह किसकी मदद से करवाते हैं? भाई हमने आपको बताया था एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, सपोज करिए ये आपका कोई प्रोडक्ट है ना, ये आपका कोई प्रोडक्ट है, इसका शेप जो है रेक्टेंगुलर टाइप का है। अब क्या हो रहा होगा, इसकी डायमेंशंस लेंथ कुछ रही होगी, ठीक है ना, और आपकी ब्रेथ कुछ रही होगी। तो एक्चुअली में क्या होता है कि सपोज करिए इनको अगर लेंथ चाहिए है, सपोज करिए इनको लेंथ चाहिए 20 mm, ठीक है, और आपकी ब्रेथ चाहिए 30 mm। तो अब ये लोग क्या करेंगे, ये जो है जो जो भी इनके वर्कर्स होंगे तो उनसे बोलेंगे कि भाई आप एक रेक्टेंगल बनाना है आपको, रेक्टेंगल शेप, उसके डायमेंशंस जो है 20 mm और 30 mm होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ। और उसके बाद फिर उसमें क्या होगा, ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बनाएगा तो वो क्या करेगा, वो टॉलरेंस लेके चलेगा। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था टॉलरेंस लेके चलेगा, यानी कि टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि अगर हमें चाहिए है डायमेंशंस 20 की तो हम लेके चलेंगे कि हमें चाहिए है 21 की, और अगर हमें चाहिए 30 की तो हम लेके चलेंगे हमें चाहिए 31 की। मतलब इतना हमें रॉ मटेरियल चाहिए कि हमें 21 और 31 की डायमेंशंस मिल जाए, जिससे हमसे कोई गलती हो जाए तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हम जितनी डायमेंशंस हमें बनानी होगी उससे हम ज़्यादा ही लेंगे। ठीक है भाई, अगर हम ज़्यादा ले लेंगे, ज़्यादा को तो हम कम कर लेंगे, बट अगर हमें 20 की बनानी है और हम 19 ले लेंगे तो मान लो 18 आ गया तो फिर तो गलत आ जाएगा। तो इसीलिए टॉलरेंस हमेशा क्या होता है, ज़्यादा ही ली जाती है। तो ठीक है, आपका जो है ये क्या है, ये आप जो है ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपका जो है लिमिट गेज आ जाएगा। ठीक है, इसके देखिए नाम में ही बता रहा है लिमिट गेज। लिमिट्स का मतलब क्या है कि लिमिट दे दी कि भाई आपको इससे ऊपर नहीं जाना है, आपको इससे ऊपर नहीं जाना है, 20 से ऊपर आपको नहीं जाना है। ये टॉलरेंस हम मान के चलना है, हमें किसका बनाना है, तो हम इसलिए लेके चल रहे हैं, हमसे कोई गलती हो जाएगी तो जो एक हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हम यूज कर लेंगे बस। और लिमिट उन्होंने दे रखी है तो ये किसका यूज होगा, लिमिट गेज का। तो ये आपका आंसर जो है लिमिट गेज हो जाएगा, तो आप लिमिट गेज में लगा दो। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन सा गेज यू टाइप के फ्रेम से बना होता है? ठीक है, कौन सा गेज यू टाइप के फ्रेम से बना होता है? तो देखिए क्या होता है यू टाइप, आपने कभी देखा होगा कुछ इस तरह का शेप रहता है ना, कुछ इस तरह का शेप रहता है, ये आपका होता है स्नैप गेज, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं लिमिट स्नैप गेज। ठीक है, तो देखिए ये जो पोर्शन है ये वाला, ये आपको लग रहा होगा कि ये यू शेप में है, यहाँ से देखिए, यहाँ से इतना देखिए, ये आपको दिखा है यू शेप। ठीक है ना, तो बस ये आपका कौन सा होता है, ये आपका होता है लिमिट स्नैप गेज। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप सिंपल सा जो है इसको टिक कर दोगे और
ठीक है, आपका सही हो जाएगा आंसर। लिमिट स्नैप गेज, याद रखना है, ये यू टाइप के फ्रेम से बना होता है। ये क्यों? क्योंकि इसका शेप इस तरह से होता है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो डायल गेज होता है, जो डायल गेज होता है, ये मैंने आपको जब डायल गेज पढ़ाया था तो बताया था कि वह किसके सिद्धांत पे वर्क करता है। ठीक है, रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन बताया था मैंने आपको, रैक एंड पिनियन। ठीक है, रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे वर्क करता है। ठीक है, इस पे तो आपको आंख बंद करके लगा देना है, कुछ सोचना ही नहीं, रैक एंड पिनियन। ठीक है, ये आप जो ऑप्शन नन होते हैं और ए बी होते हैं, इससे सावधान रहिएगा। ये मैंने ए बी इसलिए रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि भाई अगर ए बी दे रखा है तो हमेशा ए बी ही होगा, तो ये गलत है ना। तो वो रिस्क रहता है। तो हमेशा आपको याद रखना है डायल गेज जो है वर्क करता है रैक एंड पिनियन के प्रिंसिपल पर। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल सा है। क्या कह रहा है कि वह स्केल जिसमें रीडिंग बताई जाती है जब हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर, उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए, मैंने आपको जब माइक्रोमीटर और वर्नियर स्केल ये सब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट हो, सब में आपकी क्या होती हैं, सब में आपकी दो स्केल होती हैं, सब में आपकी दो स्केल होती हैं। ठीक है, तो दो स्केल कौन कौन सी होती हैं? एक आपकी होती है मेन स्केल, ठीक है, और एक स्केल आपकी होती है जिसमें हमें रीडिंग मिलती है। एक आपकी मेन स्केल होती है, एक स्केल वाली होती है जो हमें रीडिंग मिलती है। तो आप ये याद रखना है। अब देखिए, जरा से इससे टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस बन गए ऑब्जेक्टिव। हो सकता है वो आपसे ये पूछ ले कि जो स्केल होती है वो कितनी होती है टोटल, है ना, तो आप कह दोगे दो स्केल होती है। हो सकता है आपसे वो मेन स्केल का नाम पूछ ले, है ना, या हो सकता है आपसे वो ये कहते हैं जो दो स्केल होती है वो कौन कौन सी होती हैं ऑप्शन में दे दे। तो आपको याद रखना है, जितनी भी ये इंस्ट्रूमेंट बताए थे आपको मैंने, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, तो इन सब में आपकी दो स्केल होती है, एक मेन स्केल होती है, एक रीडिंग स्केल होती है। ठीक है, अब डिपेंड करता है, हम देखिए ये स्केल तो हमेशा सेम रहती है, चाहे हम माइक्रोमीटर यूज करें चाहे हम वर्नियर कैलिपर यूज करें, इसका सेम नाम रहता है मेन स्केल। लेकिन जो दूसरी स्केल होती है इसमें रीडिंग मिलती है, तो जब हम जो यूज करते हैं उसका नाम दे देते हैं। जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं तो हम नाम दे देंगे वर्नियर स्केल, है ना। हम बात कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर की तो हम नाम दे देंगे वर्नियर स्केल। ठीक है, और हो सकता है अगर हम माइक्रोमीटर पढ़ रहे होते तो माइक्रो स्केल हो जाती हो। तो ठीक है, बस आप देख लोगे तुरंत क्या कहते हैं, और वर्नियर स्केल ये आपका हाथ से हो जाएगा। ठीक है, बाकी मेन स्केल होता है, लेकिन वो पूछ रहा है जिसपे हमें रीडिंग चाहिए वो स्केल कौन सी होती है, तो हम इसको काट देंगे, ये भी काट देंगे, ये भी काट देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब देखिए क्या कह रहा है वो, माइक्रोमीटर में कितनी टाइप्स की स्केल होती है। अभी मैंने आपको बताया है दो टाइप की स्केल होती है, जस्ट अभी बताया था आपको, मेन स्केल और रीडिंग स्केल, जस्ट अभी बताया था। तुरंत आप क्या करोगे, इसमें जो है दो मार दोगे। ठीक है, तुरंत आप जो है दो मार दोगे। दो कहाँ है, दो आपका ये रहा, ये रहा। ठीक है, बाकी सब आपका कैंसिल हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि जो पर्यावरण एरर होती है, जो पर्यावरण एरर होती है वो किसके कारण होती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो अगर किसी को देखिए, किसी ने मान लीजिए सपोज करिए नहीं भी पढ़ा है तो वो अपना माइंड यूज कर सकता है, दिमाग लगा सकता है। देखिए, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, पर्यावरण। पर्यावरण के ऊपर किसी का कंट्रोल तो रहता नहीं है ना। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी कभी रात है, कभी मॉर्निंग है, सुबह है। तो ये एक नेचुरली कुदरती प्रोसेस है।
तो मौसम भी क्या है, मौसम भी कुदरती प्रोसेस है, तापमान भी कुदरती प्रोसेस है, और ह्यूमिडिटी भी कुदरती प्रोसेस है ना। तो अब बताइए, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपके क्या हो जाएगा, सब ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे कुदरती आपके प्रोसेस हैं। भाई आपका बस नहीं चल रहा है ना उस पर, वो तो हो रहे हैं, बस तो हो ही जा रहे हैं वो। ठीक है, वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, तो ये आपका हो जाएगा ऑन। ये बी एंड सी नहीं होगा, सारे होंगे। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि रैंडम एरर किसकी वजह से होती है, रैंडम एरर किसकी वजह से होती है। ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जो है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद ऑप्शन पे आ जाओगे कि भाई क्या कह रहा है, रैंडम एरर किसकी वजह से होती है। ठीक है, आप देखोगे पहला ऑप्शन क्या है, आदमी, मैन। ऑब्वियस सी बात है, रैंडम एरर का मतलब क्या हो रहा है, हो सकता है जो आदमी काम कर रहा हो मशीन पे उससे गलती हो जाए, कोई बात नहीं। हो सकता है मशीन ही गलत रीडिंग दे दे, अगर मशीन आपकी खराब हो सकता है जो रीडिंग लिख रहा है वो गलत रीडिंग लिख ले। हो सकता है पावर फेलियर का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए वोल्टेज आपका कम आ गया, मशीन प्रॉपर तरह से चल नहीं पाई, तो रीडिंग गलत होगी। तो ये सारे जो है रैंडम एरर के कारण हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑल, सब। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन से बच के रहना है। ये बहुत देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको पढ़ना है और अपना माइंड यूज करना है, फिर आगे चलना है। ठीक है ना, ऐसे ही जो है हवा में नहीं चलना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत से क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो जो लोग रेगुलर क्लास करी है, जिन लोगों ने या कर रहे हैं, तो वो तुरंत जो है समझ जाएंगे। थोड़ा सा भी अगर आपको पता होता है ना, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की खास बात ये होती है कि अगर थोड़ा सा ही पता है आपको, तो आप कर ले जाओगे। अब देखिए, कंट्रोलेबल एरर कौन से होते हैं, कंट्रोलेबल एरर कौन से होते हैं, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। इसके नाम में ही कह दिया उसने कि कंट्रोलेबल एरर क्या होते हैं, यानी कि जो इसमें लिखा है कंट्रोल, यानी कि जो कंट्रोल हो जाए, खत्म कहानी, कंट्रोल पे टिक करना है, आगे आपको देखना ही नहीं है। वह एरर जो हम कंट्रोल कर सकें उनको हम लोग कहते हैं कंट्रोलेबल एरर। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आपका ये हो जाएगा कंट्रोल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एरर विच कॉज ड्यू टू इनपुट सिग्नल, यानी जो सिग्नल आ रहे हैं, अगर वह सिग्नल गलत आ जाए तो जो हमें एरर मिलेगी वो कौन सी एरर मिलेगी। ठीक है ना, अगर हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं वह गलत हो जाए तो हमें जो एरर मिलेगी वो कौन सी एरर मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ समझिएगा, इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे वो बात कर रहा है सिग्नल्स की, यहाँ पे वो बात कर रहा है सिग्नल्स की। तो सिग्नल्स का मतलब क्या होता है, सिग्नल एक्चुअली होते क्या है, सिग्नल एक्चुअली होते क्या है, तो सिग्नल में कुछ नहीं होता है। सिग्नल क्या करते हैं, इनपुट को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में। ठीक है, और जो आउटपुट आपको मिलता है वो आप पढ़ लेते हो या देख लेते हो। इनपुट अगर आपको दिखा दिया जाए तो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि वह क्या है, वह आपके सिग्नल्स हैं। तो सिग्नल्स जो है कंप्यूटर की भाषा में होते हैं, तो वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। वो ये कह रहा है कि अगर सिग्नल, तो अब यहाँ पे देखिए काम क्या हो रहा है, इनपुट कन्वर्ट हो रहा है आउटपुट में, है ना, इनपुट कन्वर्ट हो रहा है आउटपुट में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है ट्रांसलेशनल। ठीक है, ट्रांसलेशनल, तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट करना, एक चीज को दूसरी चीज से बदलना, उसमें गलती जो हो रही है, ठीक है, उसमें हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल एरर। लोकेशन एरर, आप तो आपका ये आंसर सही हो गया। अब लोकेशन एरर जो है ये किसी जगह की वजह से हो रही है, नहीं। इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि मशीन खराब है, मशीन खराब नहीं है हमारी, सिर्फ सिग्नल्स जो है वो गलत आ रहे हैं। मशीन तो अपना काम कर रही है, भाई मशीन को जो सिग्नल्स मिलेंगे वही तो वो कन्वर्ट करेगी। अगर गलत सिग्नल मिलना है तो वो गलत कन्वर्ट कर देगी। तो ऑब्वियस सी बात है,
तो वहां पे जो एरर आएगी उसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल एरर। ट्रांसलेशनल एरर, ये आप सुना, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसलेशनल एरर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा नया है, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, लीस्ट काउंट कभी भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तो अब आपको खुद जो है ध्यान में लगाना है कि भाई लीस्ट काउंट जो है, पहली बात तो कभी माइनस में नहीं होगा, ठीक है, बताया मैंने आपको। तो जब सी चला गया तो ये भी चला जाएगा, ए एंड सी, ठीक है। तो देखिए आपको अपना जो है, ठीक है, माइंड यूज करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में जो है आप बोल दो, ठीक है, कि तो आपको समझना है चीजें। तो अब एक बात देखिए, यहाँ देखिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिए, ठीक है। एक सेकेंड। तो आप कैसे सॉल्व कर रहे थे कि भाई आपने कहा कहीं माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, और अब लेकिन अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है, अब आप गलती क्या कर रहे थे, आपको मैं आपको ये दिखा रहा हूँ आप गलती क्या कर सकते हो। आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, आप सीधे सॉल्व करने हो। आप ये देखिए वो क्या कह रहा है, यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, कैन नेबर बी, यानी कि कभी नहीं हो सकता। वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि कभी हो सकता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हो सकता है और नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, जल्दीबाजी में आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो बहुत से बच्चे की गलती क्या होती है कि वो हो सकता है में पढ़ के क्वेश्चन और वो गलत आंसर लगाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो क्या गलती हो सकती है मैं वो आपको बता दूंगा। सिंपल सी बात है, लीस्ट काउंट कभी जो है 1 नहीं हो सकता है, कभी 0 नहीं हो सकता है, कभी -1 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका ऑल में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑल में आ जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, ये आपका जो लीस्ट काउंट आप मेजर करते हैं वो हमेशा पॉइंट में आता है कि नहीं आता है, ये बताओ आप, ठीक है। तो पॉइंट में आता है तो ऑब्वियस सी बात है, माइनस में तो कभी आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा, ये पूछ रहा है वो। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, हमेशा कुछ इस तरह से रहता है, 0.01, ठीक है। रेंज रहती है इसकी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये हो जाएगा 0.001 हो जाएगा, कुछ इस तरह से रहता है। तो आपको जो है याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में पढ़ाया था आपको मैंने। प्रिसीजन और एक्यूरेसी सेम है, ठीक है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है सेम दोनों नहीं होंगे। तो आप क्या कर दोगे, इसमें लगा दोगे, ट्रू और फॉल्स पूछा था तो आप कह दोगे भाई ये फॉल्स है, ठीक है। क्यों फॉल्स है वो देखते हैं, बाकी के गलत हो जाएंगे। तो अब ये बताइए, ये एक होता है आपका प्रिसीशन, एक होता है आपका एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रिसीशन में क्या होता है, आप सिर्फ एक ही रीडिंग निकाल लेते हो, और सपोज करिए आपको जो है 20.2 चाहिए थी वैल्यू, तो आपने मेजर करी और एक ही बार में वो आ गई, वो आपकी प्रिसीशन है। यहाँ पे आपको सपोज करिए चाहिए थी 20.2, मान लीजिए यही सेम चाहिए थी, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ आपने 5 बार करा, 5 बार एक्सपेरिमेंट करा, जब आपके पास 20.2 आ पाई। तो ये डिफरेंस होता है आपका प्रिसीशन और एक्यूरेसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये क्या कह रहा है, ट्रू वैल्यू एंड इंडिकेटेड वैल्यू आर सेम, ठीक है, सच्चा मूल और संकेतित मूल एक समान होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी ट्रू वैल्यू है और ये आपकी इंडिकेटेड वैल्यू है, ठीक है। सेम वही होगा जैसे आपका
प्रिसीशन और एक्यूरेसी में था। तो वही चीज होगा, ये भी आपका ट्रू वैल्यू क्या होगा, ये एक ही वैल्यू होती है ना, इसकी कोई रेंज नहीं होती। अगर ये 20.5 है तो ये 20.5 ही रहेगा। इंडिकेटेड वैल्यू क्या होती है, एक रेंज होती है ना। रेंज जैसे ये है, मान लीजिए उसने दे दिया आपको 20.2 से 20.5, ठीक है, ये आपकी इंडिकेटेड वैल्यू है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि दोनों जो है सेम नहीं है, तो आप फॉल्स लगा दोगे, ठीक, बाकी के सारे गलत हो जाएंगे। तो ये था आपका एमएमआई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।